हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ 14 ये गद्य खंडिका है जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक। उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए धनात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती हैं, उन्हें अपने शब्दों में दीजिए। अगर आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के पांव दांव पेच में अद्भुत तालमेल था। ढोल बजाते ही लुट्टन की रंगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए दांव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में निम्नलिखित तालमेल था। ये देखते हैं। थाक धिना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर हो जाओ, चटाक चट्टा धा, उड़ा पटक दे, धिना धिना धिन धिन धा, चित करो, ढाक धिना वाह फट्टे, चट गिड़ धा, मत डरना। ये ध्वनात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। इस प्रकार से पहलवान की ढोलक से इस तरंगे को देखकर उसको अंदर और भी उत्साह पैदा हो जाता था और सुनने वाले के अंदर भी। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो उत्तर देखते हैं। लुट्टन पहलवान का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। जीवन के हर दुख सुख से उसे दो चार होना पड़ा। सबसे पहले उसने चांद सिंह पहलवान को हराकर राजकीय पहलवान का दर्जा प्राप्त किया। फिर काला खा को भी परास्त कर अपनी थाक आपस के गांव में स्थापित कर ली। वह 15 वर्ष तक अजय पहलवान रहा, यानी जीतता रहा। अपने दोनों बेटों को भी उसने राजश्री पहलवान का बना दिया। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से अवकाश दे दिए। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। एक दिन पहलवान भी चल बसा और उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरे को जीवन संदेश देने वाला पहलवान स्वयं खामोश हो गया। यहाँ पर आगे प्रश्न देखते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आवाज़, उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी कि सदा इसको मान देना। ढोल लेकर ही वह राज दरबार से रुखसत हुआ। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चों लड़कों को शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। यह सब देखकर लगता है कि अपन आगे देखते हैं। आगे क्या है उसका ढोल, यहाँ बताते हैं। उसका ढोल उसके जीवन का संबल जीवन साथी ही था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर देखते हैं।
ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान ने अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई। साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। पांचवा प्रश्न यहाँ देखते हैं। ढोलक की आवाज का यहाँ पर पूरे गांव पर क्या असर होता था। अथवा में एक और प्रश्न बनता है, पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। अब यहाँ उत्तर देखते हैं। महामारी की सदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनकी संबंध शक्ति से शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को भी अपनी आंखों में, यहाँ बता रहे मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। अब अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। छठवां प्रश्न है जो बताते हैं, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। उत्तर देखते हैं। महामारी ने सारे गांव को बुरी तरह से प्रभावित किया था। लोग सूर्योदय होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम सा छा जाता था। किसी किसी बच्चे, बूढ़े अथवा जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती थी। सारा गांव स्मशान घाट पर बन चुका था। यहाँ पे सातवां प्रश्न देखते हैं। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। पहला देखते हैं, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं। दूसरा, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है। अब यहाँ पर उत्तर देखते हैं। कुश्ती या दंगल, यहाँ पहला है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों व राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे। दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं, यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पे अपना सेकंड उत्तर में है, दूसरे वाले उत्तर में कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेल प्रचलन में हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि। अब तीसरा उत्तर में कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। साथ साथ पहलवानों को उचित शिक्षण तथा कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है, यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर अपन आठवां प्रश्न देखते हैं। आज संशय स्पष्ट करें। आकाश से टूट कर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा सफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब यहाँ उत्तर बताते हैं। लेखक इस कहानी में कई जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये गद्यांश भी प्रकृति का मानवीकरण ही है। यहाँ लेखक के कहने का आशय यह है कि जब सारा गांव मातम और सिसकियों में डूबा हुआ था, तो आकाश के तारे भी गांव की दुर्दशा पर आंसू बहाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आकाश में चारों ओर निष्पत्ता छाई हुई थी। यदि कोई तारा अपने मंडल से टूटकर पृथ्वी
पर फैले दुख को बांटने आता भी था तो वह रास्ते में विलीन यानी नष्ट हो जाता था, अर्थात वह पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को नहीं समझते थे, वे तो केवल उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंस देते थे। यहाँ पे बता रहे हैं। हम 9वां प्रश्न यहाँ देखते हैं। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। मानवीकरण के अंश धोरी, यहाँ बता रहे हैं अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। आशय रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसी प्रतीत होते हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। तारे उसकी भावुकता अथवा सफलता पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आशय तारे को हंसते हुए देखकर उनका मानवीय किया गया है, वे मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। ढोलक लुढ़की पड़ी थी। यहाँ पर ढोलक क्या हुई थी? लुढ़की हुई पड़ी थी, एक किनारे जाके पड़ी थी लुढ़क कर। जैसे कि ढोलक बजते बजते जब कोई नहीं बजाता तो उसकी जगह पर ही एक जगह किनारे डली रहती है, यह बताया जा रहा है। ऐसे यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है, यहाँ बताते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भी आपके प्रश्न पत्र पर आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना। पहला है, क्या यह कहानी रेणु को आंचलिक कहानी, यहाँ बता रहे रेणु को आंचलिक कहानीकार बनाती है, जो इनके लेखक हैं। उत्तर देखते हैं। ये कहानी निर्बाध रूप से रेणु को आंचलिक कहानीकार बना देती है। ग्रामीण अंचल का इतना यथार्थ और मार्मिक चित्रण पहले शायद नहीं हुआ। ग्रामीण लोक कलाएं किस तरह विलुप्त होती जा रही हैं, इसका चित्रण उन्होंने किया है। ये कहानी पुरानी सत्तात्मक व्यवस्था के टूटने के साथ लोक कलाओं में आ रही है रुकावट का चित्रण करती है। बदलते ग्रामीण परिवेश का यथार्थ आकलन करती ये कहानी रेणु को आंचलिक कहानीकार की श्रेणी में खड़ा कर देती है, यहाँ पे ये बताते हैं। चलिए अगला अपन देखते हैं। अगले प्रश्न में इस प्रकार से है। प्रश्न है, लुट्टन पहलवान की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखिए, यानी कि उनके परिवार की जानकारी देना है। लुट्टन के माता पिता की मृत्यु 9 साल में ही हो चुकी थी। यहाँ उनके परिवार के बारे में अपन बताते हैं। लुट्टन के जो माता पिता थे, जब वे 9 वर्ष की आयु के थे, यानी जो पहलवान, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला और पोसा। वह अपनी सास के यहाँ कसरत करते करते बड़ा हो गया। इसी कारण वह पहलवानी में जोर आजमाइश करने लगा। यहाँ पर अपन देखते हैं प्रश्न अगला। गांव में फैली बीमारी से, तीसरे प्रश्न बताते हैं। गांव में फैली बीमारी से उत्पन्न गांव की दशा का चित्रण कहानीकार ने किस प्रकार किया है? उत्तर, गांव में महामारी ने पांव पसार लिए थे। चारों ओर मौत का भयानक तांडव फैला था। रेणु लिखते हैं कि स्यासों का गर्दन कहते हैं, या स्यासों का गर्दन और चेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्वसता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कहने और के करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे कभी कभी निर्मल रूठों से माँ माँ पुकार रोक पड़ते थे। यहाँ पे क्या बता रहे, जब उन लोग को पीड़ा होती थी तबीयत खराब में, तो कोई हे राम बोलता था, कोई हे भगवान बोलता था, और बच्चे रोते रहते थे मामा करके। इस प्रकार से टेर सुनाई पड़ती थी। अब यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं। जब मैनेजर और सिपाहियों ने लुट्टन पहलवान को चांद सिंह से लड़ने से मना कर दिया तो लुट्टन ने क्या कहा? अब यहाँ पर देखते हैं। मैनेजर और सिपाहियों की बातें सुनकर लुट्टन सिंह गिड़गिड़ाने लगा। वह राजा साहब के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य सरकार। वह कहने लगा, लड़ेंगे सरकार, हुक्म हो सरकार। यहाँ पे उन्होंने ऐसी
बात बताई है। पांचवा प्रश्न यहाँ देखते हैं, कहानी की संवाद योजना कैसी है, बताइए। उत्तर, फणीश्वर नाथ रेणु की सभी कहानियों में संवाद योजना देखते ही बनती है। उसकी संवाद योजना चुस्त, सार्थक और प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। संवादों के माध्यम से कहानीकार ने पात्रों की मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कर दिया है। लुट्टन पहलवान की मन स्थिति का अंकन निम्न संवाद में हुआ है। दुकानदारों को चूर्ण करने की सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले, आओ ढेर से, और बैठ जाता। राजा साहब की विशेषता का उल्लेख इस संवाद में हुआ है। राजा साहब 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो कुश्ती लड़ने की आज्ञा मांगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए। पहलवान की ढोलक कहानी में व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला व इसके कलाकार के अप्रशंसनीय हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के रूप हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कला के आसान से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निहत्था की भूमि पर पटक देती है। यहाँ पे अपन प्रश्न देखते हैं अगला, राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया, अंत में की दुखती होने का क्या, लिखते हैं आगे। यहाँ बताते हैं क्या कारण था। अथवा में एक और प्रश्न बनता है, लुट्टन या पहलवान, यहाँ पर उनका जो था पहलवान जी को बोलते थे, लुट्टन सिंह को राजा साहब की कृपा दृष्टि कब प्राप्त हुई, वह उन सुविधाओं से वंचित कैसे हो गया। लुट्टन ने बचपन से ही कुश्ती सीखी, उसने चांद पहलवान को हरा दिया। श्यामनगर के मेले के दंगल में उसने यह चमत्कार दिखाया, राजा साहब ने उसे आश्रय दिया। इसके बाद उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। अब वह दर्शनीय जीव बन गया था। 15 साल तक वह राज दरबार में रहा। उसने दोनों बेटों को भी पहलवानी में उतारा। राजा साहब के मरने के बाद नए राजा को घुड़सवारों की रुचि थी। उसने पहलवान व उसके बेटे को राज दरबार से निकाल दिया। अब वह गांव आकर रहने लगा। यहाँ उसे भोजन भी मुश्किल से मिला था। महामारी ने उसके बेटों का लील लिया। उनके 4-5 दिन बाद वह भी मर गया। बता रहे हैं कि किस तरीके से गरीबी और बीमारी से वह उनको समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ पे अपन अगला प्रश्न देखते हैं, लुट्टन से पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। अपने यहाँ पर अथवा भी प्रश्न है, पहलवान लुट्टन के सुख चैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लुट्टन की कीर्ति राज पहलवान बन जाने के बाद दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उसे दरबार में रखा। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह दृष्टि से उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। वह दर्शनीय जीव बन गया। मेलों में वह घुटने तक लंबा चौका पहनकर अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह चलता था। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर, यहाँ 9वां प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर बताइए कि महामारी फैलने पर चिकित्सा और देखरेख के अभाव में ग्रामीणों की दशा कैसी हो जाती थी। पहलवान की ढोलक उनकी सहायता किस प्रकार करती थी। उत्तर हम बताते हैं,
इस प्रकार से है। महामारी फैलने पर गांव में चिकित्सा और देख रेख के अभाव में ग्रामीण की दशा दयनीय हो जाती थी। लोग दिन भर खांसते कराहते रहते थे। रोज 2-4 व्यक्ति मरते थे। दवाओं के अभाव में उनकी मृत्यु निश्चित थी। शरीर में शक्ति नहीं रहती थी। पहलवान की ढोलक मृतप्राय शरीरों में आशा व जीवंतता की भरती थी। वह संजीवनी शक्ति का कार्य भी करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न में है, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है? लिखिए सैंपल। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कर देते हैं। सैंपल पेपर में आया है ये सीबीएसई कोर्स में 2015 में, यानी कि ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। उत्तर में पहलवान की ढोलक कहानी में पुरानी और नई व्यवस्थाएं बताते हैं। कहानी पुरानी और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया है। पुरानी व्यवस्था में राज दरबार लोक कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता था। उनके सहारे ये जीवित रहते थे, परंतु नई व्यवस्था में विलायती दृष्टिकोण में अपनाया गया। लोक कलाकार हंसिए पर चले गए, यानी कि उन्होंने अब कलाकारों की कदर नहीं है, ये विलायती शौक पर चले जाते। इस प्रकार से पार्ट यहीं समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्दी देखने मिल सके।